हेलो फ्रेंड्स, मैं अविनाश यादव और आप देख रहे हैं एक्सपर्ट एजुकेशन कैंपस। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कल पढ़े थे अवतल दर्पण में 6 जगह पर वस्तु रखा जाता है और 6 प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। उसमें हम कुछ आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी बताए थे और लॉन्ग में मतलब डिटेल्स जो है आरेख के तौर पे हम 3 बना दिए थे। तो चौथा था कि जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। दोस्तों ये चौथा केस है, यानी इसमें कितना जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे तो 6 होगा। और दूसरा केस क्या था, दूसरा केस था जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। तो हम देखते हैं कि ये आपका अवतल दर्पण है, ये ध्रुव हुआ, ये वक्रता केंद्र मान लेते हैं और ये मान लेते हैं कि ये फोकस है। हम वस्तु को कहाँ रखेंगे, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। ये हो गया ए और ये हो गया बी। तो एक किरण जो दोस्तों हम लेते हैं, जो पहला नियम था कि जो किरण प्रधान अक्ष के समांतर जाएगी वह परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजर जाएगी। तो एक ऐसा ये हो जाएगा और इस दर्पण को ही थोड़ा आगे बढ़ा लीजिए, थोड़ा सा ऐसा कीजिए। ये किरण जो है ये इधर आई और परावर्तन के बाद यह वक्रता केंद्र से होते हुए गुजर गई। तो प्रतिबिंब जो है दोस्तों वो लगभग यहां बनेगा, यानी जब वस्तु को हम कहाँ रखे, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, तो प्रतिबिंब कहाँ बना, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। कैसा बना, तो बताए थे कि वास्तविक और उल्टा। जब भी दर्पण के सामने प्रतिबिंब बनेगा तो वास्तविक और उल्टा बनेगा। और आकार कैसा होगा, इसका आकार होगा वस्तु से बड़ा। तो इसको ऐसा करके लिख लीजिए, प्रतिबिंब का स्थान। तो कहाँ, अनंत और सी के बीच। सी बोले तो वक्रता केंद्र और ये इंफिनिटिव है मतलब अनंत है। प्रकृति कैसा आ जाएगा, वास्तविक और उल्टा। और आकार हो जाएगा वस्तु से बड़ा। तो ये था दोस्तों चौथा नियम। अब हम देखते हैं 5वां नियम। जब वस्तु कहाँ हो, तो जब वस्तु फोकस पर हो तो कितना जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे। तो पहला स्थिति कौन सा था, जब वस्तु कहाँ, अनंत पर। तो जब वस्तु को हम 5वें कंडीशन में, जब वस्तु कहाँ हो तो फोकस पर हो, जब वस्तु फोकस पर हो, फोकस पर हो। ये ध्रुव, ये फोकस और ये वक्रता केंद्र। तो देखिए वस्तु को हम यहां रखें, एक तो ले लिए प्रधान अक्ष के समांतर, जो कहां से, फोकस से होकर गुजर गया। दूसरा हम ऐसा लिए जो इधर से गया और वक्रता केंद्र से होते हुए गुजर गया।
अब देखिए दोस्तों, हुआ यहाँ क्या, यहाँ ये हुआ कि जब वस्तु को हम फोकस पर रखे तो दोनों परावर्तित किरण जो है एक दूसरे के समांतर हो गई। समांतर मतलब दो ऐसी रेखा जिसके प्रत्येक जगह की दूरी क्या हो, बराबर हो। मतलब वो उसका एक गुण होता है कि प्रत्येक जगह पर उसका दूरी बराबर हो, और दूसरा समांतर रेखा का गुण होता है कि वो एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। तो हम ऐसा मानते हैं ये एक दूसरे को कहीं काटती नहीं है, लेकिन ऐसा मान लिया जाता है कि चूंकि वस्तु है तो प्रतिबिंब तो बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो हम मान लेते हैं कि ये अनंत पर बनता है। कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा, और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। तो जब वस्तु कहाँ हो, फोकस पर हो, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक उल्टा और वस्तु से बहुत बड़ा। तो प्रतिबिंब का स्थान अनंत पर, प्रकृति वास्तविक और उल्टा, और आकार वस्तु से बहुत बड़ा, चलिए, तो अब हम लास्ट केस देखते हैं जब वस्तु कहाँ हो, फोकस और ध्रुव के बीच हो। जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच हो। तो हम बताए थे दोस्तों ये कौन सा केस है, यह छठा केस है। और इस छठे केस में हम बताए थे कि दर्पण के पीछे वाला पॉइंट को 0 मान लेता है। 6 जोड़ 0, 6 हमेशा जोड़ के कितना पुराना है, 6 पुराना है। तो इसका हम एक ले लिए प्रधान अक्ष के समांतर जो मुख्य फोकस से होकर गुजर गया, और एक ले लिए हम ऐसा जो वक्रता केंद्र से होकर गुजर गया। अब देखिए दोस्तों, ये परावर्तित किरण जो है एक दूसरे से दूर जा रहा है, एक दूसरे से दूर जा रहा है। इसका मतलब ये है कि ये कहीं न कहीं एक बिंदु से निकला होगा, ऐसा माना जाता है। तो हम इसको क्या किए, क्योंकि ये तो एक दूसरे से दूर जा रहा है तो कभी तो काटेगी नहीं, तो हम इसको पीछे काल्पनिक तौर पर पीछे लेके गए। तो हमको पता चला कि कल्पना के तौर पे कि ये एक दूसरे को यहां काट रहा है, ये प्रतिबिंब हो गया ए डैश और बी डैश। बात कुछ समझ में आई। इस वस्तु का नाम रह गया ए बी, ये हो गया ए डैश और बी डैश। तो जब वस्तु कहाँ हो, फोकस और ध्रुव के बीच हो, तो प्रतिबिंब जो बनता है यह दर्पण के पीछे बनता है। कैसा बनता है, काल्पनिक और सीधा बनता है, क्योंकि रियल में तो ये काट नहीं रहा, हमें इमेजिंग लाइन दिए हैं, हमें कल्पना किए हैं। काल्पनिक और सीधा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। तो प्रतिबिंब का स्थान, प्रतिबिंब का स्थान कहाँ, दर्पण के पीछे, प्रकृति काल्पनिक और सीधा, और आकार वस्तु से बड़ा। तो ये था दोस्तों अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब।
इसका 6 कंडीशन था, हम ट्रिक्स के माध्यम से और डिटेल्स दोनों कर लिए। तो अब हम देखते हैं दोस्तों अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब प्राप्त करने के नियम। उसका भी 3 नियम होता है, कोई ज्यादा चेंजिंग इसमें नहीं है। हम शॉर्ट में इसको दे देंगे जानकारी आपको, बस वहां से निकल जाना है। बात एक ही है, बस थोड़ा सा अंतर है। तो हेडिंग डाल लीजिए, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब प्राप्त करने के नियम। करने के नियम, इसका भी दोस्तों 3 नियम होता है। इसका भी 3 नियम होता है। अब देखिए, पहला आप उसमें क्या पढ़े थे, क्योंकि ये इधर से घुमा हुआ है तो इसका फोकस इधर होगा, वक्रता केंद्र इधर होगा। तो पहला नियम जो है, पहला नियम ये है कि जो प्रधान अक्ष के समांतर जाएगी, जो किरण प्रधान अक्ष के समांतर जाएगी, वह परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरना चाहती है। बस केवल इतना सारे अंतर है। वो अवतल दर्पण में हम पढ़े थे कि जो किरण प्रधान अक्ष के समांतर आएगी, परावर्तन के बाद वह मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है। यहाँ है कि यह गुजरना चाहती है, क्योंकि ये तो इधर तो पेंट किया हुआ, इधर तो कुछ आएगा नहीं, प्रकाश तो इधर घूम जाएगा, परावर्तित इधर हो जाएगा। ऐसा हम मानते हैं कि ये पीछे इसको ले जाके, ये फर्स्ट रूल है कि जो प्रकाश प्रधान अक्ष के समांतर जाएगी, वह परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरना चाहती है। दूसरा रूल है इसी का जस्ट उल्टा। इसका उल्टा क्या होगा? इसका उल्टा होगा, ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र है, कि जो किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरना चाहती है, ये आई ऐसे मुख्य फोकस से होकर गुजरना चाहती है, परावर्तन के बाद वह प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। और ऐसा हम क्या कर रहे थे, तो ऐसा हम वहां भी देखे थे कि जो किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, परावर्तन के बाद वह प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। तो हम यहाँ देखें कि जो किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरना चाहती है, वह परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। और तीसरा उसी से रिलेटेड, तो तीसरा ये है, ये फोकस हो गया आपका, ये वक्रता केंद्र हो गया। तो जो किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरना चाहती है, परावर्तन के बाद वह उसी दिशा में लौट जाती है। तो 3 नियम था दोस्तों। पहला नियम कि जो किरण प्रधान अक्ष के समांतर जाती है, वह परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरना चाहती है। और इसका उल्टा है दूसरा, कि जो किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरना चाहती है, वह परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। और तीसरा है कि जो किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरना चाहती है, वह परावर्तन के बाद पुनः उसी दिशा में लौट जाती है। ये 3 नियम था दोस्तों। हम इसका ज्यादा डिटेल्स नहीं करेंगे, इस 3 में से हम 2 का उपयोग करेंगे और उत्तल दर्पण द्वारा अपना प्रतिबिंब प्राप्त कर लेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों इसमें केवल 2 ही केस बनता है, एक अनंत पर जब वस्तु अनंत पर हो, दूसरा जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच हो। तो देखिए ये हो गया आपका उत्तल दर्पण, ये हो गया फोकस और ये हो गया वक्रता केंद्र। तो नंबर 1, जब वस्तु कहाँ हो, जब वस्तु अनंत पर हो। उसमें 6 केस दोस्तों इसलिए बना था क्योंकि हम जो वक्रता केंद्र और फोकस था वो दर्पण के सामने था, इसलिए उस पर जगह जगह का नाम हम दे रहे थे। और यहाँ जो है दोस्तों ये फोकस और वक्रता केंद्र ये पेंट किया हुआ भाग में है। तो चूंकि यहाँ वस्तु रखेंगे भी तो प्रतिबिंब कभी बनेगा नहीं, तो प्रतिबिंब इधर बनेगा। इधर 2 ही केस है, एक आपको दिख रहा है ये रेगिस्तान है, बस एक दिख रहा है आपको सूना सूना केवल बालू ही बालू, और एक दिख रहा है जहां हम हैं
तो इसको मान लिए कि ये ध्रुव है, और एक जहां कुछ दिख ही नहीं रहा है जिसको अनंत मान लिए, मतलब ये रेगिस्तान है। ठीक, तो अब हमको जब वस्तु कहाँ हो, जब वस्तु अनंत पर हो, अनंत पर हो, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा हम देखते हैं दोस्तों। तो पहला किरण तो हम ले लिए जो प्रधान अक्ष के समांतर जाती है, वह तो मुख्य फोकस से होकर गुजरना चाहती है, और एक हम ले लिए नीचे से, जस्ट वही वाला। ये इधर लौट जाएगी। हम इमेजिंग के तौर पे ये समझे कि जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है। कहाँ बनता है, मुख्य फोकस पर बनता है। तो प्रतिबिंब का स्थान हो गया स्थान फोकस पर, फोकस पर। अब प्रकृति कैसा, तो प्रकृति जो है ये रियल में तो काटा नहीं है, हम कल्पना किए हैं, काल्पनिक लाइन से इसको कटवाए हैं। तो प्रकृति हो गया काल्पनिक और सीधा, काल्पनिक और सीधा। अब बात रहा आकार का। आकार कैसा होगा, ये बड़ा वस्तु होगा तब प्रकाश आ रहा है, प्रतिबिंब इसका बहुत छोटा बन रहा है, तो आकार हो गया वस्तु से बहुत छोटा, बहुत छोटा। ये पहला केस था। अब पढ़ते हैं हम इसी में दूसरा केस, जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच हो, जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच हो। केस 2, जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच हो। ये हो गया फोकस, ये हो गया वक्रता केंद्र। हम वस्तु को रख दिए यहाँ, एक किरण लिए जो इसके फोकस से होकर गुजरना चाहती है, और दूसरा किरण लिए जो वक्रता केंद्र से होकर गुजरना चाहती है। यह परावर्तन के बाद पुनः उसी दिशा में लौट जाएगी। देखिए दोस्तों, ये प्रतिबिंब यहाँ एक दूसरे को काटा। ये अगर ए बी है तो प्रतिबिंब बन जाएगा ए डैश और बी डैश। ठीक है, तो फिर प्रतिबिंब का स्थान कहाँ रहा, प्रतिबिंब का स्थान ये हो गया ध्रुव और ये हो गया एफ। तो पी और एफ के बीच, पी बोले तो ध्रुव और एफ बोले तो फोकस के बीच बनता है। प्रकृति बोलिए, प्रकृति इस बार भी काल्पनिक और सीधा है, काल्पनिक और सीधा, और आकार वस्तु से छोटा, छोटा। कोई दिक्कत? तो हम देख लिए समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब और उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। तो एक चीज हम दोस्त समझ गए, वो ये समझे कि समतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनाता है वह वस्तु के हमेशा बराबर बनाता है, और उत्तल दर्पण जो प्रतिबिंब बनाता है वह वस्तु से हमेशा छोटा बनाता है। केवल एक अवतल दर्पण है जो वस्तु से हमेशा जो वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब भी बना सकता है, वस्तु के बराबर भी बना सकता है, और वस्तु से छोटा भी बना सकता है। अब कभी कभी दोस्तों क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि अगर हमको काल्पनिक प्रतिबिंब बनाना है, हमको काल्पनिक प्रतिबिंब बनाना है तो दर्पण कौन सा होगा? तो काल्पनिक प्रतिबिंब किस किस दर्पण में बनता है? तो हम जानते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब समतल दर्पण में भी बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में भी बनता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब अवतल दर्पण में बनता है। अगर ये कहे
कि हमको काल्पनिक प्रतिबिंब चाहिए तो आंसर होगा तीनों प्रतिबिंब, तीनों दर्पण। अगर ये कहे कि हमको काल्पनिक और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब चाहिए तो जैसे ही बड़ा का बात आया तो उसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। जैसे ही ये पूछे कि काल्पनिक और वस्तु के बराबर प्रतिबिंब चाहिए तब आपका हो जाएगा समतल दर्पण। और ये अगर कहे कि काल्पनिक और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब चाहिए तो ये हो जाएगा उत्तल दर्पण। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में नए जोश और जुनून के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।